ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी का संवेदा ई क्लासेस में दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल है। मैं अस्मा खातून टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू गर्ल्स हायर प्राइमरी स्कूल सेडम ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इल्म रियाज़ी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मुकम्मल आदात का दूसरा हिस्सा, है ना बच्चों। इससे पहले की क्लास में हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि हमने हमारे पहले हिस्से में किन नुकात के बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। हमने हमारी पहली क्लास में तबई आदात किसे कहते हैं ये देखा था, उसके बाद मुकम्मल आदात किसे कहते हैं इसको भी जाना था, और उसके बाद तबई आदात और मुकम्मल आदात के जानशीन और पेशरो किस तरह से मालूम किए जा सकते हैं ये सीखे थे, और अददी ख़त का इस्तेमाल करते हुए तफरीक़, जमा, ज़र्ब और तक़सीम का अमल किस तरह से किया जाता है ये हमने हमारी पिछली क्लास में सीखा था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुकम्मल आदात की खुसूसियात। जी हाँ बच्चों, हम आज मुकम्मल आदात की चंद खुसूसियात पढ़ेंगे, जिसमें पहली ख़ासियत है बंदिशी ख़ासियत, दूसरी ख़ासियत है तक़लीबी ख़ासियत और तीसरी ख़ासियत है तिलाज़मी ख़ासियत। चलिए बच्चों, क्लास का आगाज़ हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक मुअम्मा दे रही हूँ, यानी कि एक पज़ल दे रही हूँ। आपको क्या करना है, इस पज़ल को हल करना है। चलिए जल्दी जल्दी से आप आपकी कापी पेन निकाल लीजिए और इसको हल करना शुरू कर दीजिए। अज़ीज़ तलबा, इस तरह के पज़ल्स सवालात आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, है ना बच्चों। देखे हैं ना, कहाँ पर देखा है आपने? किताबों में भी देखे हैं, मैगज़ीन्स में भी देखे हैं, और ज़्यादातर इस तरह के सवालात व्हाट्सएप पे आपने देखे हैं और इनको हल करने की कोशिश भी की होगी। इस तरह के पज़ल्स हल करने से आपका दिमाग जो है तेज़ी से काम करने लगता है और मज़मून इल्म रियाज़ी में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती है। तो चलिए तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको हल करना शुरू कर दिए होंगे, है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए, हमारे पहले पज़ल के पहले मरहले में हमें क्या दिया गया है, 3 दायरवी नुमा शक्लें दी गई हैं। इनकी क्या करना है, हमें मजमूई क़ीमत दी गई है, तो हमें इसकी एक एक दायरवी नुमा शक्ल की क़ीमत मालूम करना है। जबकि 3 दायरवी नुमा शक्लों की क़ीमत है 18, तो एक दायरवी नुमा शक्ल की क़ीमत कितनी होगी बच्चों? 18 को हम क्या करेंगे, 3 से तक़सीम करेंगे। 3 छक्के 18 होगा, तो लिहाजा एक दायरवी नुमा शक्ल की क़ीमत होगी 6, है ना बच्चों। तो चलिए, इसी तरह पज़ल के दूसरे मरहले में 3 इस्तेवाना नुमा शक्लें दी गई हैं, जिनकी मजमूई क़ीमत 9 दी गई है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक इस्तेवाना नुमा शक्ल की क़ीमत मालूम करने के लिए 9 को 3 से तक़सीम करेंगे, तो 3 तिया 9 होगा, तो लिहाजा एक इस्तेवाना नुमा शक्ल की क़ीमत होगी 3, 3, 3। इस तरह से इसमें हम दर्ज करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तलबा, तीसरे मरहले में यहाँ पर 2 मुकाबनुमा की क़ीमतों को ज़र्ब देना है और तीसरे मुकाबनुमा की क़ीमत को क्या करना है, उसमें से तफरीक़ करना है, और हमें हासिल होना है 20। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई भी अदद इसमें लेंगे, लेकर हम देखेंगे कि कौन सा अदद से करने से हमें 20 हासिल होगा। तो फ़र्ज़ कीजिए 2 लीजिए, 2 को 2 से ज़र्ब दीजिए, 4 होगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर हमें आना है 20, तो हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा बड़ा अदद लेंगे। चलिए 4 लेकर देखते हैं, 4 चौक 16 होगा, 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 होगा, 20 नहीं आ रहा है, इससे भी थोड़ा बड़ा हिस्सा लेते हैं। चलिए 5 लेकर देखते हैं, 5 पंजे 25 होगा, 25 में से 5 निकालेंगे तो 20 आएगा, है ना तलबा। तो एक मुकाबनुमा की शक्ल की कीमत होगी 5,
इसको इस तरह से दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट आखिरी मरहले में हमें क्या करना है, दायरवी नुमा शक्ल, इस्तिवाना नुमा शक्ल और मुकाब नुमा शक्लों की कीमतें इसमें दर्ज करके हल करना है। तो चलिए डाल लीजिए। इस्तिवाना नुमा की कीमत है 3, दायरवी नुमा शक्ल की कीमत है 6 और मुकाब नुमा की कीमत है 5। तो अब यहाँ पर देखिए 3 और 6 को ज़रब दीजिए, 3 छके 18, 18 में से जब हम 5 तफरीक करेंगे तो हमें कितना आएगा, 13, है ना बच्चों। आप लोगों का भी जवाब 13 आ गया है ना बच्चों जी। जिन जिन तलबा का जवाब 13 आया है वो काबिल मुबारकबाद हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। पहली खासियत जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है बंदिशी खासियत, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम पहले जमा के तहत बंदिशी खासियत को देखेंगे। इस खासियत को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक सरगर्मी करा रही हूँ, गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए तलबा, एक बैग है। क्या है इस बैग में? इस बैग में मुकम्मल आदाद हैं, यानी कि मुकम्मल आदाद की पर्चियाँ इस बैग के अंदर हैं। यहाँ पर तो आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन उस बैग के अंदर मुकम्मल आदाद हैं। आपको याद होगा, याद कीजिए मुकम्मल आदाद कहाँ से शुरू होते हैं? वेरी गुड, मुकम्मल आदाद 0 से शुरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या उस बैग में 0 मौजूद है या नहीं। देखिए तलबा, उसमें 0 मौजूद है। तो इस बैग के अंदर कौन से आदाद हैं? मुकम्मल आदाद हैं। चलिए हम एक पर्ची और निकाल लेते हैं इस बैग में से, देखते हैं कौन सी निकलती है। हमें 5 अदद 5 की एक पर्ची निकली है और एक अदद लेंगे हम 3। देखिए बच्चों, 5 एक मुकम्मल अदद है, 3 भी क्या है, एक मुकम्मल अदद ही है, क्योंकि ये दोनों मुकम्मल अदद के बैग में मौजूद हैं। और हमने हमारी पिछली क्लास में भी देखा था, 0 से शुरू होने वाले तमाम मुकम्मल आदाद हम क्या कहते हैं, उसको मुकम्मल आदाद कहते हैं। इसीलिए 5 भी एक मुकम्मल अदद है, 3 भी एक मुकम्मल अदद है। यहाँ पर हम जमा के तहत बंदिशी खासियत देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को 3 में जमा कर लेंगे। 5 और 3 को जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 8। वेरी गुड, देखिए 8 भी इस बैग में मौजूद है, यानी कि 8 भी एक मुकम्मल अदद ही है। तो लिहाजा जब हम किसी 2 मुकम्मल आदाद को जमा कर रहे हैं तो हासिल जमा जो हमें हासिल होता है वो भी एक मुकम्मल अदद ही हासिल होता है। तो चलिए एक और मिसाल लेकर देखते हैं। एक पर्ची निकालते हैं 7, एक और निकाल लेते हैं 4। अब क्या कीजिए, 7 और 4 को जमा कीजिए। कितना होगा तलबा? 7 में 4 जमा करेंगे तो 11 होगा। तो 7 भी एक मुकम्मल अदद ही था जो मुकम्मल आदाद के बैग में है, 4 भी एक मुकम्मल अदद है और 11 भी, इन दोनों को जमा करने से आ रहा है 11, जो कि वो भी एक मुकम्मल अदद ही है। तो लिहाजा इससे हमें क्या मालूम होता है, किसी भी 2 मुकम्मल आदाद को जोड़ने से मुकम्मल अदद ही हासिल होता है, यानी जमा के तहत मुकम्मल आदाद का सेट क्या होता है, बंदिशी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस खासियत को मुकम्मल आदाद की जमा की बंदिशी खासियत या फिर अंग्रेज़ी में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आ गया है ना बच्चों। इसी तरह से जिस तरह से हम जमा की बंदिशी खासियत देखे हैं, अब हम देखेंगे ज़र्ब की बंदिशी खासियत। यहाँ पर देखिए तलबा, यहाँ पर भी मैं उसी तरह की एक सरगर्मी करा रही हूँ। ये बैग है, इसमें क्या है, मुकम्मल आदाद हैं। तो चलिए एक मुकम्मल आदाद की पर्ची इस बैग में से हम निकाल लेते हैं। 2 की पर्ची हासिल हुई हमें। चलिए एक और अदद निकाल लेते हैं, वो हासिल हुआ 3। अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर हम ज़र्ब के तहत बंदिशी खासियत देख रहे हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों आदाद को क्या करेंगे, ज़र्ब देंगे। 2 को 3 से ज़र्ब दीजिए, 2 ज़र्ब 3 कितना होगा, 6 होगा। चलिए देखते हैं क्या 6 इस बैग में मौजूद है या नहीं। देखिए बच्चों, 6 भी इस बैग में मौजूद है, यानी कि 2 भी एक मुकम्मल अदद है, 3 भी एक मुकम्मल अदद है। इन दोनों को ज़र्ब देने पर आ रहा है 6, जो कि वो भी एक मुकम्मल अदद ही है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि 2 मुकम्मल आदाद का हासिल ज़र्ब मुकम्मल अदद होता है, यानी कि ज़र्ब के तहत मुकम्मल आदाद का हासिल ज़र्ब बंदिशी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस खासियत को ज़र्ब की बंदिशी खासियत कहते हैं। यहाँ पर देखिए तलबा, ये हमारी क्लास की एक लड़की है जो याद दहानी कर रही है कि मुकम्मल आदाद जो है वो जमा और ज़र्ब के तहत बंदिशी होते हैं। आप तमाम लोग भी ये याद रख लीजिए कि मुकम्मल आदाद जमा और ज़र्ब के तहत बंदिशी होते हैं। तो चलिए
अब देखते हैं हम, सोचिए क्या मुकम्मल आदात तफरीक के तहत बंदिशी होते हैं या नहीं। चलिए उसको भी समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक सरगर्मी बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में कितने बॉल हैं बच्चों? 4 बॉल हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 4 बॉल में से 3 बॉल को निकाल रही हूँ। देखिए बच्चों 3 बॉल निकल गए, तो कितने बॉल बच गए बच्चों? 1 बॉल। तो 4 भी एक क्या था? मुकम्मल अदद था। 3 भी एक मुकम्मल अदद था। तो 4 में से 3 को जब हम तफरीक करें तो हमें हासिल हुआ 1, जो कि वो भी एक मुकम्मल अदद है। तो इस मिसाल से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मुकम्मल आदात तफरीक के तहत भी बंदिशी होते हैं। लेकिन एक और मिसाल लेकर देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स है, इसमें कितने बॉल हैं तलबा? 2 बॉल हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 5 बॉल निकालना है हमें। रहने को ही 2 बॉल हैं, तो 5 बॉल किस तरह से निकालेंगे तलबा? नहीं निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका जो जवाब आएगा वो मनफी अदद आएगा, जो कि मुकम्मल अदद नहीं है। इन मनफी आदात के बारे में आप अपनी अगले असबाक में पढ़ेंगे, लेकिन मनफी आदात तो मुकम्मल अदद नहीं होते हैं। तो लिहाजा जब हम छोटे अदद से बड़े अदद को तफरीक करते हैं तो हमें मनफी अदद जो है जवाब में आएगा, जो कि मुकम्मल अदद नहीं होता है। जी हाँ, जमा और ज़र्ब के तहत जो है मुकम्मल आदात बंदिशी होते हैं, जबकि तफरीक के तहत बंदिशी नहीं होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या मुकम्मल आदात तक़सीम के तहत बंदिशी हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए तलबा, यहाँ पे आपके सामने 2 सवाल हैं। एक है 10 को 2 से तक़सीम करना है और एक है 10 को 4 से तक़सीम करना है। यानी 10 चीज़ों को 2 हिस्सों में बांटना है और फिर 10 चीज़ों को 4 हिस्सों में बांटना है, और हमें देखना है कि हमें हासिल जो जवाब होता है वो मुकम्मल आदद है या नहीं। यहाँ पर देखिए तलबा, यहाँ पर मैं आपको एक सरगर्मी के ज़रिए समझाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कितने बिस्किट हैं? 10 बिस्किट हैं। तो 10 बिस्किट को मैं 2 हिस्सों में तक़सीम कर रही हूँ। यानी कि यहाँ पर मेरे साथ मेरी सहेली मौजूद है आयशा। मैं क्या करूँगी, मैं और आयशा दोनों ये 10 बिस्किटों को आपस में बांट लेंगे। तो मैं आयशा को कितने बिस्किट दूँगी? जी हाँ, आयशा को ये 5 बिस्किट दूँगी और ये 5 बिस्किट मैं लूँगी। तो इस तरह से जब हम 10 को 2 हिस्सों में तक़सीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 5। तो 5, 10 भी एक मुकम्मल अदद है, 2 भी एक मुकम्मल अदद, जो हासिल हो रहा है 5 वो भी एक मुकम्मल अदद ही है। लेकिन अगर जब हम इन 10 बिस्किटों को 4 हिस्सों में तक़सीम करेंगे, चलिए देखते हैं क्या हमें मुकम्मल अदद हासिल होता है। यहाँ पर देखिए ये जो 10 बिस्किट मेरे पास थे, मैंने क्या किया था, इन 10 बिस्किट को मेरी सहेली आयशा में और मेरे में तक़सीम की थी। तो आयशा को 5 बिस्किट आ रहे थे और मुझे 5 बिस्किट आ रहे थे। लेकिन अभी हम ये बिस्किट खाने ही वाले थे कि हमारे और 2 सहेलियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ये पूरे 10 बिस्किटों को 4 सहेलियों में मुझे बांटना है। तो मैं किस तरह से बांटूंगी, मैं पहले क्या करूँगी, ये 2 बिस्किट एक सहेली को, ये 2 बिस्किट एक सहेली को, ये 2 बिस्किट आयशा को और ये 2 बिस्किट मुझे। अब मेरे पास कितने बिस्किट रह गए? ये 2 बिस्किट रह गए, है ना बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगी, इन 2 बिस्किट का आधा। तो मैं आधा करके क्या करूँगी, ये एक सहेली को आधा बिस्किट, ये एक सहेली को आधा, ये आयशा को आधा बिस्किट, ये मैं आधा बिस्किट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 10 एक मुकम्मल अदद था, 4 भी एक मुकम्मल अदद था। तो हमें जो जवाब हासिल हो रहा है, हर एक को कितना कितना बिस्किट मिल रहा है? 2 और आधा बिस्किट मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये 2 और आधा बिस्किट मुकम्मल आदात के आदात में आएगा। यहाँ पर देखिए ये मुकम्मल अदद का बैग है, जिसमें देखते हैं हम 2 तो इसके अंदर मौजूद है। 2 के बाद आने वाला हिस्सा कौन सा होगा? मुकम्मल अदद 3 होगा। 2 और आधा तो मुकम्मल अदद नहीं कहलाएगा। तो लिहाजा इस मिसाल की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल आदात तक़सीम के तहत बंदिशी नहीं होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी अगली खासियत, जमा की तख़लीबी खासियत। इसको भी समझाने के लिए यहाँ पर एक सरगर्मी की गई है। यहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं, एक है पिंकी और एक है चिंटू। पिंकी के अम्मी ने उनको 2 चॉकलेट्स दिए हैं और अब्बू ने 3 चॉकलेट्स दिए हैं। इसी तरह चिंटू को अम्मी ने 3 चॉकलेट्स दिए हैं और अब्बू ने 2 चॉकलेट्स दिए हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपने तमाम चॉकलेट्स को अपने बर्तन में डाल लेते हैं। देखिए पिंकी क्या करती है, अम्मी के दिए 2 चॉकलेट्स अपने बर्तन में डालती है और अब्बू के दिए 3 चॉकलेट्स भी अपने
बर्तन में डाल लेती है। इसी तरह चिंटू भी अम्मी के दिए 3 चॉकलेट्स और अब्बू के दिए 2 चॉकलेट्स अपने बर्तन में डाल लेता है। तो दोनों के पास जुमला कितने चॉकलेट्स हो गए बच्चों? जी हाँ, दोनों के पास 5 ही चॉकलेट्स हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है, जब 2 में हम 3 जमा करेंगे तो भी 5 हासिल होगा और 3 में 2 जमा करने पर भी 5 ही हासिल होता है। यानी कि जब हम आदाद की तरतीब को बदल कर जमा करते हैं तो हमें मुकम्मल अदद ही हासिल होता है। यहाँ पर देखिए हम जमा की तखलीबी खासियत को किस तरह से बयान कर सकते हैं। कोई 2 मुकम्मल आदाद को किसी भी तरतीब में जमा करने पर हमें मुकम्मल आदाद ही हासिल होते हैं। इसी खासियत को हम मुकम्मल आदाद की जमा की तखलीबी खासियत कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम ज़र्ब की तखलीबी खासियत। इसको भी समझाने के लिए यहाँ पर एक सरगर्मी की गई है। यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या किए हैं, एक बॉक्स में फ्लावर्स को, फूलों को अरेंज किए हैं। किस तरह से अरेंज किए हैं? एक कतार में कितने फूल हैं? 4 फूल हैं और एक कतार में भी 4 फूल हैं। यानी कि 4 फूलों वाली कितनी कतारें हैं? 2 कतारें हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 4 + 2 = 8। यानी कि जुमला फूल कितने हैं हमारे पास? 8 फूल हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों यहाँ पर एक और बॉक्स है, इसमें हम क्या है, फूलों को अलग तरह से अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर जुमला कितनी कतारें हो गई? 4 कतारें होंगी। हर कतार में कितने कितने फूल हैं? 2-2 फूल हैं। 2 फूल वाली 4 कतारें हैं। तो 2 + 4 कितना होगा? 8 ही होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बच्चों, आदाद की तरतीब को हम बदल कर ज़र्ब दे रहे हैं। 4 + 2 ज़र्ब देने पर हमें 8 ही हासिल हो रहा है, जो कि एक मुकम्मल अदद है। अगर जब हम 4 और 2 की तरतीब को बदल देंगे, 2 और 4 लिखकर ज़र्ब देंगे तो भी हमें 8 ही हासिल होता है। यानी कि वो भी एक मुकम्मल अदद ही हासिल होता है। यहाँ पर देखिए चंद और मिसालें हैं ज़र्ब की तखलीबी खासियत के। 4 + 3 बराबर है 3 + 4 के, यानी कि 4 को 3 से ज़र्ब दीजिए 12 ही आएगा और 3 को 4 से ज़र्ब देने पर भी 12 ही आता है, जो कि एक मुकम्मल अदद ही है। इसी तरह से 6 को 5 से ज़र्ब देने पर और 5 को 6 से ज़र्ब देने पर हमें क्या हासिल होता है तलबा? वेरी गुड, 30 ही हासिल होगा। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि कोई 2 मुकम्मल आदाद को किसी भी तरतीब में ज़र्ब देने पर हमें मुकम्मल आदाद ही हासिल होते हैं। इस खासियत को हम ज़र्ब की तखलीबी खासियत कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? ज़र्ब की तखलीबी खासियत किसे कहते हैं? यानी मुकम्मल आदाद ज़र्ब के तहत क्या होते हैं? तखलीबी होते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्या मुकम्मल आदाद तफरीक़ के तहत तखलीबी होते हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए तखलीबी खासियत यानी आदाद की तरतीब को हमें क्या करना होता है? बदलना पड़ता है। तफरीक़ के तहत यानी तफरीक़ करेंगे हम आदाद की तरतीब को बदलकर। यहाँ पर देखिए 8 - 4 कितना होगा? 4 होगा। अब चलिए आदाद की तरतीब को बदलिए, यानी 8 में से 4 निकाले थे तो 4 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4 - 8 करके देखेंगे। क्या 4 - 8 करेंगे तो 4 आएगा? नहीं। जब हम छोटे अदद से बड़े अदद को तफरीक़ करते हैं तो हमें जवाब जो है मनफी अदद हासिल होता है। तो लिहाजा मनफी अदद जो है मुकम्मल अदद नहीं होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हमें मुकम्मल अदद हासिल नहीं हो रहा है जब हम आदाद की तरतीब को बदल रहे हैं। इसी तरह से 8 - 4 बराबर नहीं है 4 - 8 के। यहाँ पर देखिए बच्चों एक और मिसाल, 10 - 3 = 7। यानी 10 में से जब हम 3 को तफरीक़ करेंगे तो हमें 7 हासिल होता है। अगर जब हम इसकी अदद की तरतीब को बदल देते हैं, यानी कि 3 - 10 करेंगे तो क्या हमें 7 हासिल होता है? नहीं ना। तो इस तरह से 10 - 3 बराबर नहीं होता 3 - 10 के। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि मुकम्मल आदाद तफरीक़ के तहत तखलीबी नहीं होते हैं, जबकि मुकम्मल आदाद जमा के तहत तखलीबी होते हैं, ज़र्ब के तहत तखलीबी होते हैं, बल्कि तफरीक़ के तहत जो है तखलीबी नहीं होते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्या मुकम्मल आदाद तक़सीम के तहत तखलीबी होते हैं या नहीं। इस तरह से आप 3 को पहले 6 से तक़सीम करके देखिए, आपका जवाब कितना आता है। इसी तरह से बाद में 6 को 3 से तक़सीम कीजिए, यानी कि यहाँ पर हम आदाद की तरतीब को बदल देते हैं। तो अगर जवाब एक जैसा हासिल होगा तो मुकम्मल आदाद तक़सीम के तहत तखलीबी होंगे, अगर नहीं
तो मुकम्मल आदाद तक़सीम के तहत तक़लीबी नहीं होंगे। ये आप खुद जांच करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब हमारी अगली खासियत है तिलाज़मी खासियत, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों, इसको समझने के लिए भी यहाँ पर एक सरगर्मी की गई है। यहाँ पर देखिए, मैं फूलों को इस तरह से अरेंज की हूँ, यानी कि खौस के अंदर चंद फूल रखे गए हैं और खौस के बाहर चंद फूल रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर ज़ाफ़रानी रंग के फूल और नीले रंग के फूलों को खौस के अंदर रखा गया है और उदय रंग के फूलों को खौस के बाहर, यानी कि 3 ज़ाफ़रानी रंग के फूल हैं और 4 उदय रंग के फूल हैं और नीले रंग के फूल जो है बाहर हैं 5। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो भी अमल करेंगे, ये कौसैन के अंदर जो आदाद होते हैं उनका अमल हम पहले करेंगे, यानी कि 3 में पहले हम 4, यानी कि 3 में पहले हम 4 को जमा कर लेंगे। 3 में 4 जमा कीजिए, कितना होगा? 7 होगा। फिर 7 में 5 जमा करने पर हमें हासिल होगा 12। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हम दूसरी मर्तबा हम इसको कौसैन में से बाहर लिख लेते हैं और कौसैन में हम नीले रंग के फूल और उदय रंग के फूल को डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 3 फूल जो है बाहर हैं जमा, खौस के अंदर है 4 जमा 5। तो खौस के अंदर वाला अमल हम पहले करेंगे, यानी पहले हम 4 में 5 को जमा कर लेते हैं। 4 में 5 जमा कीजिए, कितना होगा बच्चों? जी हाँ, 9। 9 में जब हम 3 जमा करेंगे तो कितना हासिल होगा? 12 ही हासिल होगा। यानी कि यहाँ पर हम ग्रुहबंदी को बदल रहे हैं, यानी कि अलग अलग अशिया को ग्रुहबंदी का तरीक़ा जब हम तब्दील करके भी जमा करेंगे तब भी हमें जवाब एक जैसा हासिल होगा और वो भी मुकम्मल अदद ही हासिल होगा। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि मुकम्मल आदाद को किसी भी तरह से ग्रुप करके जमा करने पर हासिल जमा एक ही होगा, यानी मसावी होगा। जवाब में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं मुकम्मल आदाद की जमा की तिलाज़मी खासियत, यानी कि मुकम्मल आदाद जमा के तहत तिलाज़मी होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या मुकम्मल आदाद ज़र्ब के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं, देखने के लिए यहाँ पर आपको एक वीडियो सरगर्मी के ज़रिए से समझाया जाएगा। इस वीडियो को गौर से देखिए। देखिए तलबा, आपको यहाँ पर 4 रंग के टाइल्स नज़र आ रहे हैं, है ना। एक एक ग्रुह में कितने टाइल्स हैं? 6 टाइल्स हैं, है ना। ऐसे कितने ग्रुह हैं? 4 ग्रुह है। तो जुमला कितने टाइल्स हो गए तलबा? वेरी गुड। कितने टाइल्स हुए? 24 टाइल्स हो गए। अब एक ग्रुह के टाइल्स को किस तरह से लिख सकते हैं ये देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए तलबा, एक कतार में 2 टाइल्स हैं। इस तरह की कितनी कतारें हैं? 1 2 3 कतार हैं। तो इसको हम ज़र्ब में किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से 2 ज़रब 3, यानी कि एक कतार में 2 टाइल्स और इस तरह की 3 कतारें हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 2 ज़रब 3। यहाँ पर भी 2 ज़रब 3 टाइल्स, इस ग्रुप में भी यहाँ पर भी एक कतार में 2 टाइल्स, इसी तरह से 3 कतार हैं। यहाँ पर भी 2 ज़रब 3, यहाँ पर भी 2 ज़रब 3 और यहाँ पर भी 2 ज़रब 3, यानी कि 2 ज़रब 3 कतारों वाले कितने ग्रुह हैं? 4 ग्रुह हैं। तो 2 ज़रब 3 को हम किससे ज़रब देंगे? 4 से ज़रब देंगे, ज़रब 4। तो लिहाजा 2 ज़रब 3 के 4 ग्रुह हैं, तो इसको हम 2 ज़रब 3 ज़रब 4 लिखेंगे। अब यही टाइल्स को मैं दूसरे तरीके से जोड़ती हूँ। देखिए तलबा, वही 24 टाइल्स को मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ी हूँ। यहाँ पर एक कतार में कितने टाइल्स हैं? 3 टाइल्स हैं। ऐसे कितनी कतारें हैं? 1 2 3 4 कतारें हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 ज़रब 4। इसको हम 3 ज़रब 4, यानी कि एक कतार में 3 टाइल्स और इस तरह की कितनी कतारें हैं? 4 टाइल्स हैं। इसको हम ज़रब में लिखेंगे 3 ज़रब 4। यहाँ पर भी 3 ज़रब 4 टाइल्स हैं और यहाँ पर भी 3 ज़रब 4 टाइल्स हैं। ऐसे कितने ग्रुह हैं 3 ज़रब 4 टाइल्स के? 2 ग्रुह हैं। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 3 ज़रब 4 ज़रब 2, है ना तलबा। 3 ज़रब 4 के 2 ग्रुह हैं, तो हम 3 ज़रब 4 ज़रब 2 लिखेंगे। तो जुमला कितने टाइल्स हो गए? ये भी 24 टाइल्स। इससे हमें क्या समझ में आता है कि 2 ज़रब 3 ज़रब 4
बराबर होता है 3 ज़रब 4 ज़रब 2 के। ये दोनों क्या है, मसावी होते हैं या बराबर होते हैं। अगर हम देखिए तलबा, अगर हम 2 को पहले 3 से ज़रब देंगे और फिर बाद में उसको 4 से ज़रब देंगे तो हमें 24 ही हासिल होता है, या फिर 3 को 4 से पहले ज़रब देकर बाद में 2 से ज़रब देंगे तो भी हमें जवाब 24 ही हासिल होगा। यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हम किसी तरह से भी ग्रुप बनाकर ज़रब दे सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी आपने वीडियो को देखा ना, आपको समझ में आ गया है कि क्या मुकम्मल आदात ज़रब के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं, है ना बच्चों। देखिए, मुकम्मल आदात को किसी भी तरह से ग्रुप करके ज़रब देने पर हासिल ज़रब एक जैसा होगा, यानी मसावी होगा। इसी को हम मुकम्मल आदात की ज़रब की तिलाज़मियत कहते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्या मुकम्मल आदात तफरीक़ और तक़सीम के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं। सोचिए बच्चों और आप खुद करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको इतने सारी ख़ासियतों के बारे में पढ़ाया है ना बच्चों। तो आप सोच रहे होंगे कि इन ख़ासियतों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो बच्चों चलिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इन ख़ासियतों का इस्तेमाल हम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को यानी तहसीब के अमल में हम इन ख़ासियतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता कि हम यहाँ पर उसी ख़ासियत का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर जब आपसे कहा जाएगा 3 जमा 17, इसका जवाब मालूम कीजिए, यानी कि आपको करना है 3 में 17 को जमा करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या 3 से 17 तक आप जमा कर लेते, गिनते जाएंगे इस तरह से? नहीं ना, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 17 में 3 जमा करेंगे, 18, 19, 20। तो आप फ़ौरन बता देंगे कि 3 जमा 17 होगा 20। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आदात की तरतीब को बदल कर जमा कर रहे हैं। यही हुई ना आपकी तख्लीबी खासियत। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक और मिसाल है। अगर आपसे कहा जाए कि 8 में 24 को जमा कीजिए, तो क्या आप 8 के बाद 24 तक गिनते बैठेंगे? नहीं ना, 24 के फ़ौरन बाद 8 को जमा करेंगे और कहेंगे कि 24 में जब हम 8 जमा करेंगे तो 32 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आदात की तरतीब को बदल कर जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी खासियत का इस्तेमाल कर रहे हैं? जमा की तख्लीबी खासियत ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और मिसाल है, 6 जमा 18 जमा 14। ये आपके लिए सवाल है। अगर मैं आपको कहूँ कि इन तीनों के जमा मालूम कीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहले ऐसे कोई 2 आदत देखेंगे जिनकी जमा एकदम आसानी से आपको मालूम हो सके। यानी कि आप देखिए यहाँ पर कौन से ऐसे 2 आदत हैं? 6 और 14। बिल्कुल सही, शाबाश। जब हम 6 में 14 जमा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो हम 6 और 14 को एक तरफ लिख लेंगे कौसैन में। तो 6 में 14 जमा करेंगे 20, 20 में 18 जमा करेंगे तो 38 जवाब हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर कौन सी खासियत इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पर हम ग्रुप बंदी का तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जमा की तिलाज़मी खासियत इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो जदवल है ये मुकम्मल आदात की खुसूसियत का जदवल है। यानी कि अब तक जो आपने मुकम्मल आदात की खुसूसियत के बारे में पढ़ा है, उन तमाम खुसूसियत का इसमें निचोड़ है ना बच्चों। देखिए, क्या मुकम्मल आदात जो है जमा के तहत बंदिशी होते हैं, तफरीक़ के तहत नहीं होते हैं, ज़रब के तहत बंदिशी होते हैं और तक़सीम के तहत बंदिशी नहीं होते हैं। इसी तरह से मुकम्मल आदात जमा के तहत तख्लीबी होते हैं, ज़रब के तहत तफरीक़ के तहत तख्लीबी नहीं होते हैं, ज़रब के तहत तख्लीबी होते हैं और तक़सीम के तहत तख्लीबी नहीं होते हैं। इसी तरह से मुकम्मल आदात जमा के तहत तिलाज़मी होते हैं, तफरीक़ के तहत नहीं होते हैं, ज़रब के तहत होते हैं तिलाज़मी और तक़सीम के तहत तिलाज़मी नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? जी। अब देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखा है। आज की क्लास में हम सीखे हैं बंदिशी खासियत किसे कहते हैं। मिसालों के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश की है। इसी तरह से हमने आज तख्लीबी खासियत किसे कहते हैं ये भी जाना है, और लास्ट में हम जो हमारी आखिरी खासियत के बारे में पढ़े हैं वो है तिलाज़मी खासियत। तो चलिए बच्चों, ये आपका
होमवर्क है, यानी कि आपको घर पर करने के लिए कुछ वर्क दिया जा रहा है, इसको कंप्लीट कीजिए और अपने रियाजी के टीचर से इसकी जांच करवा लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम हमारी अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।